वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, यहाँ पर एक सब्जेक्ट और है फर्स्ट ईयर का, वो हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। जब एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये बीटेक का ही टॉपिक है, ये हमारे जीवन से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे जीवन के लिए भी, क्योंकि एनवायरनमेंट के बिना कुछ भी नहीं है। और ये आप लोग धीरे धीरे समझ भी रहे हैं, कोरोना के बाद आप लोगों को और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पहले ये सब्जेक्ट बीटेक में नहीं होता था, लेकिन इसकी प्रायोरिटी को देखते हुए, इसकी उपयोगिता को देखते हुए इस जो सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, इसको हर कोर्स में इंट्रोड्यूस कराने का बात की गई और इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि आप लोग पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो आप अपने एनवायरनमेंट की तरफ थोड़ा सा ध्यान भी देंगे। तो अगर आप बीटेक में पढ़ रहे हैं, बीएससी में पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि 10th में भी आपको एनवायरनमेंट का एक चैप्टर दिया जाता है, तो सब जहाँ पे भी आप एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं सबके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन हम यहाँ पर बीटेक का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिलेबस को कवर अप करेंगे। यूनिट फर्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। जब मैंने इसके सिलेबस को एनालाइज किया तो वन शॉट मैंने बनाने का सोचा, लेकिन वन शॉट में क्या होगा कि अगर मैं एक पहली यूनिट की ही बात करूँ तो अगर आप वन शॉट में इसको बनाएं तो एक तो यूनिट पूरी कवर करने में वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, और अगर छोटी वन शॉट बनाते हैं तो उसमें सारे टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएंगे, अच्छे से नहीं समझाए जा सकते हैं। तो इसलिए हम इसको पार्ट वाइज, जैसे जैसे चैप्टर्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर कवर करेंगे। टॉपिक वाइज हम, जैसे एक टॉपिक दिया हुआ है एनवायरनमेंट, आज का जो हमारा टारगेट है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है एनवायरनमेंट। फिर हम टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट को कवर करेंगे, फिर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो इस तरीके से हम टॉपिक्स वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे, यूनिट वाइज अपने सिलेबस को। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी इस यूट्यूब चैनल पर इंजीनियरिंग फिजिक्स भी अवेलेबल है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। उसकी अप्रॉक्सीमेटली 4 यूनिट कवर अप हो चुकी हैं। 2 यूनिट पहले पढ़ाई हुई हैं, 2 यूनिट मैंने इसी सेमेस्टर में पढ़ाई हैं, 1 यूनिट उसकी रह गई है, वो भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। और फिर अब एनवायरनमेंट की जो वीडियोज़ हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलेंगी। साथ ही साथ वहाँ पर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। तो आप अगर कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर आप टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, अगर टॉपिक आपके सिलेबस में है, कोई से भी ईयर में हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल वो होगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है, और लिखा हुआ भी है हेडिंग कि व्हाई वी स्टडी द एनवायरनमेंट इन इंजीनियरिंग। मतलब जनरल लाइफ से तो आप समझ ही सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इंजीनियरिंग में इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया वो चीज़ हम यहाँ पर थोड़ा सा जानते हैं, अपना एक नींव बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस पिक्चर को देखकर बहुत कुछ समझ रहे होंगे और पहचान रहे होंगे कि क्या चीज़ें हैं कि हमें एनवायरनमेंट को पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इधर ये आपका करंट सिनेरियो दिया हुआ है और यहाँ पर ये पहला सिनेरियो दिया हुआ है, उसी की इमेज यहाँ पर बना दी गई है। तो मतलब पहले क्या था, हरा भरा हमारा एनवायरनमेंट था, हमारी पृथ्वी थी, पेड़ पौधे थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। इसीलिए इंजीनियरिंग में इसको लेकर आना जरूरी हुआ, क्योंकि इंजीनियर एक ऐसा क्षेत्र है जो इन्वेंशन करता है। तो उसके लिए ये जरूरी था कि पहले से ही बच्चों को पढ़ाया जाए। तो देख लेते हैं थ्योरेटिकल क्या मीनिंग है इसका। इंजीनियर्स इंजीनियर्स स्टडी द एनवायरनमेंट टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इंटरेक्शन विद द ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब इंजीनियर्स का स्टडी करना एनवायरनमेंट इसलिए जरूरी हो गया कि उनका इंटरेक्शन कैसा है एनवायरनमेंट के साथ, उसको समझना बहुत जरूरी है। दिस नॉलेज इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग sustainable solution that minimize negative impact on the ecosystem। यानी कि इसकी नॉलेज लेना इतना जरूरी हो गया है, क्योंकि जब हम
डेवलपमेंट करेंगे तो वो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, यानी कि वो कम से कम इम्पैक्ट करे इकोसिस्टम को, कंजर्व रिसोर्सेज एंड एड्रेसेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस, और जो एनवायरमेंट के चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं कहीं ना कहीं उन पर भी फोकस करके पढ़ना जरूरी है। आगे बात करते हैं, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इन द इंजीनियरिंग हेल्प क्रिएट डिजाइन एंड प्रोसेस दैट आर सोशली रेस्पॉन्सिबल, यानी कि एनवायरमेंटली जो इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियर्स के लिए हेल्प करेगा डिज़ाइन करने में, प्रोसेसिंग करने में, जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाए, इकोनॉमिकली वाइएबल भी हो एंड इकोलॉजिकली साउंड, कंट्रीब्यूटिंग टू ए मोर सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट फ्यूचर। तो इस वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंट पढ़ना जरूरी हुआ इंजीनियरिंग के कोर्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एनवायरनमेंट क्या होता है इसको हम समझते हैं। अब इस पिक्चर को देखकर आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ रहा होगा एनवायरनमेंट होता क्या है। देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है, हमारे आसपास की ही जो चीजें हैं वही तो एक एनवायरनमेंट है ना, यानी कि इस पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब मिलकर एनवायरनमेंट बना रही हैं। देखो यहाँ पर ये पर्सन्स भी हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, और यहाँ पर ये बगुला देख रहे होंगे आप, यहाँ पर वाटर भी है, फैक्ट्रीज भी लगी हुई हैं, बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, पेड़ भी कटा हुआ आपको दिख रहा होगा, पेड़ भी हैं, उन पर झूले भी लटके हुए हैं। तो मतलब ये आप पवन चक्की भी देख रहे होंगे, और ये सोलर ऊर्जा के लिए भी देख रहे होंगे यंत्र, और यहाँ पर आप गाड़ी भी देख रहे हैं। तो मतलब इन सबको मिलाकर आपके एनवायरनमेंट का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं और अच्छे से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सनलाइट एंड हीट, ये भी एक एनवायरनमेंट का पार्ट है। टर्माइट माउंट्स जो हैं ये भी एक एनवायरनमेंट का पार्ट है। रोटिंग लॉग्स, फंगी, ये सारा बैक्टीरियाज, ये आपका प्रोटोजोआज, ये आपका कंगारू यहाँ पर बना हुआ है, ये आपके ट्रीज यहाँ पर बने हुए हैं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो आपके एनवायरनमेंट को बनाती हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं बर्ड भी कोई उड़ रहा है, एल्गीज हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सब चीजें मिलकर एनवायरनमेंट का निर्माण करती हैं। ठीक, क्लियर हुआ। लेकिन इन इमेजेस से तो काम नहीं चलेगा, कुछ हमें थ्योरेटिकल चीजें लिखनी पड़ेंगी एग्जाम में, है ना। तो उसी चीज को देखते हैं। डिफाइन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स व्हाट सराउंड्स अस। देखिए इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन करने का जो तरीका है वो यही है कि आप पिक्चर के माध्यम से कितना टीचर को अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर थ्योरी आप कितनी भी लिख लीजिए वो इतना मैटर नहीं करेगी, अगर आप पिक्चर के हिसाब से जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है उसको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, अपनी चीज़ें उसको बता पा रहे हैं, तो वो बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा। तो इसलिए पिक्चर्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करें जब आप इसकी कॉपी लिखें। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर जो बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सके मैं यहाँ पर इन्वॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलिए, एनवायरनमेंट मीन्स व्हाट सराउंड अस, हमारे आसपास क्या है। इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों को दिखाता है। इट इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेस, इसमें फिजिकल, केमिकल और अदर नेचुरल फोर्सेस भी इंक्लूड रहते हैं। आगे, ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ एन एनवायरनमेंट कैन बी स्टेट एज ए सिस्टम encompassing all biotic and abiotic elements affecting human life। ठीक है, यानी कि सारे बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स जो हैं जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं या ह्यूमन बींग्स लाइफ को अफेक्ट करते हैं वो एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं, वो एनवायरनमेंट कहलाते हैं। आगे, ए बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स कंप्राइज ऑल फ्लोरा एंड फोना एंड abiotic components include water, sunlight, air, climate, etc। तो यानी कि बायोटिक और जो लिविंग कंपोनेंट्स बोले जाते हैं वो, और एबायोटिक कंपोनेंट्स जिनको वाटर, सनलाइट, एयर एंड क्लाइमेट्स एटसेट्रा बोला जाता है, तो उन सबके कॉम्बिनेशन से आपका एनवायरनमेंट बनता है। सिंपल डेफिनेशन ये हो जाएगी। आगे अगर कुछ जो साइंटिस्ट हैं या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो हम देख लेते हैं, एक दो डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू द
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अकॉर्डिंग अगर हम एनवायरमेंट की डेफिनेशन देखें तो एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर एंड द इंटर रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन वाटर, जो एग्जिस्ट करती है अमंग बिटवीन वाटर के, है ना। इंटर रिलेशनशिप बताती है एयर, वाटर, लैंड्स, इनके बीच में रिलेशन को डिफाइन करती है। एंड इंटर कनेक्शन बताती है वाटर, एयर, लैंड एंड ऑल्सो ह्यूमन बींग्स के बीच में। अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये हो गया। आगे, दस दिस डेफिनेशन clearly include all the biological and physical surroundings and their interaction। तो यानी कि ये डेफिनेशन बताना चाहती है कि सारे बायोलॉजिकल, सारे फिजिकल और उनके बीच में जो भी आसपास हैं उनके बीच का इंटरेक्शन ही एनवायरमेंट है। आगे बात करें, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर T.N. खसोहू, तो इनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन बनती है। The environment is defined as the sum of the total of all conditions and influences that affect the development and life of all organs, वो environment कहलाता है। डॉक्टर T.N. खसोहू के अनुसार एनवायरमेंट डिफाइन करता है सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल कंडीशन, सभी कंडीशंस का जो सम है, जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं डेवलपमेंट को, लाइफ को, सभी ऑर्गन्स के। तो ये तीन तरीके की डेफिनेशन आपको एनवायरनमेंट की देखने को मिल जाती हैं। जो भी आपको इजी लगे आप उसको याद कर सकते हैं और एग्जाम में पूछे जाने पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जो हमारा टारगेट था टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये टॉपिक नेक्स्ट आता है आपके सिलेबस में। तो टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आप नेचुरल एनवायरनमेंट देखेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट में आप टेरेस्ट्रियल यानी कि जिसको लैंड एनवायरनमेंट बोल दिया जाता है, एक्वेटिक यानी कि वाटर एनवायरनमेंट जिसको बोल दिया जाता है, फिर वुल्ट एनवायरनमेंट जैसे जो एनवायरनमेंट बनाया जाता है, अर्बन एनवायरनमेंट हो गया, रूरल एनवायरनमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट हो गया। वहीं पर हम बायोटिक एनवायरनमेंट की बात करें तो जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है, तो वो बायोटिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। वहीं पर अबायोटिक एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो जहाँ पर नॉन लिविंग एलिमेंट होंगे जैसे कि एयर, वाटर एंड सॉइल, और इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो आपका अबायोटिक एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे, इनको धीरे वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट जो है जैसे ये नेचुरल एनवायरनमेंट हो जाता है, बायोटिक और अबायोटिक हो जाता है। ठीक है, इनको केवल आपको समझना है, लेक्चर को सुनना है। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा एज इट इज, लेकिन इसको सुनना और समझना बहुत जरूरी है। लिखना आप अपने समझ के हिसाब से, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं क्योंकि सब चीजें आपके आसपास देखने को मिल रही हैं। ठीक है, रटने की इस सब्जेक्ट को कोशिश प्लीज आप मत करना, मेरी अभी से आपसे ये विनती है। आगे चलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्या होता है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द लैंड बेस्ड और अर्थ सरफेस एनवायरनमेंट, यानी कि जो भूमि वाला पार्ट है वो एनवायरनमेंट आपका टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट कहलाता है। encompassing area where organisms live and interact with the non-living components of the environment, जहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ एनवायरनमेंट में। इट इंक्लूड्स वेरियस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स, थंड्रा एंड मोर, यानी कि इसमें वेरियस टाइप के इकोसिस्टम इंक्लूड होते हैं। द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट कंप्राइज बोथ बायोटिक एलिमेंट्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साथ ही साथ अबायोटिक एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक द सॉयल, एयर एंड वाटर। मतलब कहने का ये है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर भी बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं और इस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आप
ये भी कह सकते हैं कि बायोटिक एलिमेंट्स के साथ साथ अबायोटिक एलिमेंट भी होते हैं और उनके बीच का में एक इंटरेक्शन भी देखने को मिलता है। आगे, इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म हैव अडेप्टिव टू स्पेसिफिक कंडीशंस, जिसमें ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करते हैं स्पेसिफिक कंडीशन को, क्लाइमेट को एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द लैंड। उस पर्टिकुलर जगह पर किस तरीके रिसोर्सेज हैं, किस तरीके की कंडीशंस हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, उसके साथ उसको अडेप्ट करना पड़ता है ऑर्गेनिज्म को। ह्यूमन एक्टिविटीज, urbanization, agriculture and other factors can significantly impact the terrestrial environment। यानी कि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अर्बेनाइजेशन यानी कि शहरीकरण हम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए, अदर फैक्टर्स के लिए जैसे कि फैक्ट्री डिज़ाइन करना या बिल्डिंग्स को बनाना, तो वो कहीं ना कहीं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है, लीडिंग टू चेंज इन द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। और इसी कारण इकोसिस्टम में और बायोडाइवर्सिटी में बहुत चेंजेस देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। आगे देखिए, नेक्स्ट है एक्वेटिक एनवायरनमेंट। एक्वेटिक से आप समझ रहे होंगे वाटर से यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा है। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में देखते हैं, द एक्वेटिक एनवायरनमेंट refers to the ecosystem and conditions associated with the water। जो conditions water के साथ associate हैं वो aquatic environment में आ जाएंगी। This includes various bodies of water such as the ocean water, sea water, river water, lake water, pond water and the wetlands। ये सब आपके aquatic environment में आ जाएंगे, aquatic environment के पार्ट हैं। आगे, द एक्वेटिक एनवायरनमेंट encompasses बोथ मैराइन यानी कि सॉल्ट वाटर एंड द फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। आगे बात करें, द एक्वेटिक एनवायरनमेंट प्ले ए क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग डाइवर्स इकोसिस्टम एंड द इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ न्यूमरस स्पेसीज। एक्वेटिक एनवायरनमेंट जो है वो एक क्रूशियल रोल अदा करता है इकोसिस्टम में, जिसमें बहुत सारे स्पेसीज सर्वाइव करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि पॉल्यूशन, ओवरफिशिंग एंड क्लाइमेट चेंज कैन हैव सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि पॉल्यूशन करते हैं हम वाटर में, ओवरफिशिंग करते हैं, और क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है वो भी हमारी एक्टिविटीज़ के कारण ही हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। आगे, मेकिंग द स्टडी एंड द कंजर्वेशन ऑफ द एक्वेटिक एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। हमें स्टडी करने की और कंजर्वेशन की ज़रूरत है एक्वेटिक एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, जिससे कि इकोलॉजिकली बैलेंस बना रहे अर्थ पर। ठीक है, तो आई होप एक्वेटिक एनवायरनमेंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, आगे आते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में। जब हम बायोटिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो द बायोटिक एनवायरनमेंट ऑल्सो नोन एज द लिविंग एनवायरनमेंट, क्योंकि बायोटिक का मतलब है लिविंग थिंग्स, है ना, तो बायोटिक एनवायरनमेंट मतलब लिविंग एनवायरनमेंट रेफर्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। यानी कि जो बायोटिक एनवायरनमेंट है वो एक लिविंग एनवायरनमेंट भी कहलाता है, और ये रेफर होता है मतलब मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर इकोसिस्टम और उसके इंटरेक्शन, एक दूसरे का उन दोनों मतलब उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से। दिस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप विद वन अनदर। यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनका और आपस में उनका एक साथ रिलेशन, वो पूरा बायोटिक एनवायरनमेंट कहलाता है। बायोटिक फैक्टर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन द शेपिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो एक क्रूशियल रोल अदा करते हैं टू शेप द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ बायोटिक
थिंग्स दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर ये प्लांट्स दिए हुए हैं, फिर यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, ह्यूमन बींग्स दी हुई हैं, है ना। फिर आगे कुछ विंग्स जो दी हुई हैं, मतलब लिविंग थिंग्स दी हुई हैं, जिसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड भी किया है, जैसे प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, डिकम्पोजर हो गया। तो ये सब मिलकर इनके बीच का जो इंट्रैक्शन है, दैट्स क्रिएट बायोटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लियर? आई होप बायोटिक एनवायरनमेंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे कुछ बात कर लेते हैं। बायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर कुछ फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड, जैसे प्लांट प्रोड्यूसर्स दैट कन्वर्ट सनलाइट इनटू द एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस, दे फॉर्म द बेस ऑफ मोस्ट फूड चेन। यानी कि प्लांट्स का काम क्या होता है? सनलाइट को कन्वर्ट करना एनर्जी और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जिससे कि फूड चेन में स्टार्टिंग कर सकें। ठीक है, आगे हम फूड चेन, फूड वेब, ये पूरा प्रोसेस डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, है ना। एनिमल्स की बात करें, कंज्यूमर्स दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स, दे कैन बी हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, है ना। ये हर्बीवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस टाइप हो सकते हैं, ओमनिवोरस टाइप हो सकते हैं। आपको पता ही होगा, हर्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, कार्निवोरस मीट को खाने वाले, और ओमनिवोरस बोथ प्लांट एज वेल एज मीट, यानी कि एनिमल्स। ठीक है, फिर आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। तो बैक्टीरियाज, फंगी एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट प्ले रोल इन द न्यूट्रेंट साइक्लिंग एंड डिकम्पोजिशन, मतलब जो डेड बॉडीज हो जाती हैं उनको डिकम्पोज करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, और आगे अगर ह्यूमंस की बात हम करते हैं, तो व्हाइल ह्यूमंस आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द बायोटिक एनवायरनमेंट, देयर एक्टिविटीज कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। ह्यूमंस भी जो हैं वो एक बायोटिक एनवायरनमेंट का पार्ट हैं, और उनकी एक्टिविटी कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पैक्ट कर रही हैं इकोसिस्टम पर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स पर, या अबायोटिक एनवायरनमेंट पर, सॉरी। तो अबायोटिक एनवायरनमेंट को समझते हैं क्या है। द अबायोटिक एनवायरनमेंट ऑल्सो नोन एज द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, इसको हम नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, रेफर्स टू द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स इन एन इकोसिस्टम दैट इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि अबायोटिक एनवायरनमेंट नॉन लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करता है, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स रहते हैं इकोसिस्टम में। ठीक है, unlike biotic factors which involve living organisms, abiotic factors are non-living elements that contribute to the structure and functioning of an ecosystem, जो contribute करते हैं to form the structure and functioning of any ecosystem. These factors can have a significant impact on the distribution. इनका इन फैक्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बिहेवियर एंड द अडेप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अबायोटिक फैक्टर्स पर कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे अबायोटिक फैक्टर आप देख रहे होंगे, दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, एटमॉस्फेयर हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो दीज आर द अबायोटिक फैक्टर्स जो अबायोटिक एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व है। ठीक है, आगे आते हैं। कुछ फैक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पर इनको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड्स, जैसे क्लाइमेट है, तो दिस इंक्लूड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, precipitation and other weather conditions that prevail in an area। ठीक है, तो ये क्लाइमेट के बारे में हो गया। आगे जियोलॉजी, द फिजिकल स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड द टोपोग्राफी ऑफ द लैंड इंक्लूडिंग फैक्टर्स लाइक सॉइल एंड टेराइन। तो ये जियोलॉजिकल पार्ट में आ जाएंगे, जो कि एक अबायोटिक फैक्टर्स हैं, है ना। वाटर आ जाता है, ability, quality and the movement of water in an ecosystem including the rivers, lake, ocean and the ground waters। तो ये भी एक अबायोटिक फैक्टर है। सनलाइट,
the amount and the intensity of sunlight in an area which is crucial for the photosynthesis and the consequently the energy flow in the ecosystem. This is also a abiotic factor. And next, air composition and quality of the air, including factors such as oxygen, carbon dioxide, and the other gases. So this is also a abiotic factor. न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो द एबिलिटी ऑफ द इसेंशियल मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल वाटर एंड एयर दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फॉर ग्रो एंड डेवलपमेंट, यानी कि न्यूट्रिएंट भी एक एबायोटिक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं लिविंग थिंग्स के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं पर आ गया डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, इवेंट्स सच एज फायर, फ्लड्स, hurricanes and other natural disasters that can influence the structure and composition of the ecosystem. जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं, जैसे कि आग कहीं पर लग गई है ना, भूकंप आ गया है ना, तो इस तरीके के जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं और वो भी एक एबायोटिक फैक्टर में आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे एबायोटिक में जो हमने एग्जाम्पल की फॉर्म में समझे। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस डायग्राम के हेल्प से कि बायोटिक एक तरफ है, एक एबायोटिक है, यानी कि लिविंग थिंग्स यहाँ पर दिखाई गई, यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे प्लांट है जो कि लिविंग थिंग है, एनिमल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंगस है, प्रोटिस्ट्स हैं, ये सब आपके लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे जो कि बायोटिक को इंडिकेट करते हैं। वहीं पर एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, मिनरल्स हो गया और लाइट हो गई यानी कि सनलाइट। तो दीज आर ऑल्सो ए नॉन लिविंग थिंग्स और ये आपका एबायोटिक एनवायरनमेंट के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में आप देख रहे होंगे नेचुरल कंपोनेंट्स भी आते हैं, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स भी आते हैं, है ना, और ह्यूमन कंपोनेंट्स भी आते हैं। ठीक है, जैसे एयर हो गया जो एटमॉस्फेयर है, वाटर हो गया जो हाइड्रोस्फेयर है, लैंड हो गया जो लिथोस्फेयर है, लिविंग थिंग्स हो गया जो बायोस्फेयर है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड में देखें तो बिल्डिंग्स बनाता है ह्यूमन, पार्क्स बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, रोड्स होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं। वहीं पर ह्यूमंस के लिए देखें तो ह्यूमन इंडिविजुअल हो गया, फैमिली में हो गया, कम्युनिटी में हो गया, रिलीजन में हो गया, एजुकेशनल फॉर्म में हो गया, इकोनॉमिकली हो गया और पॉलिटिकली सिचुएशन हो गई। तो ये ह्यूमंस का एनवायरनमेंट हो गया। मतलब इंडिविजुअल ह्यूमन होते हैं, फैमिली में रहने वाले होते हैं, कम्युनिटी होती है एक सबकी, फिर रिलीजियस की फॉर्म में भी हम डिवाइड करते हैं, फिर एजुकेशनल फॉर्म में भी हम देखते हैं, फिर इकोनॉमिकली बेस पे भी देखते हैं और पॉलिटिकली सिचुएशन पे पर भी हम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट। चलिए आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की ही। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में अगर हम देखें तो द एनवायरनमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद वेरियस कंपोनेंट्स दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर। एनवायरनमेंट जो है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो वेरियस कंपोनेंट्स को इंडिकेट करता है और उनके बीच इंटरेक्शन को दिखाता है। ब्रॉडली द एनवायरनमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स। जो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट कैटेगराइज्ड होता है टू मेन कंपोनेंट्स में, द बायोटिक यानी कि लिविंग एंड एनवायरनमेंट एंड अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एनवायरनमेंट है, बायोलॉजिकली बायोटिक और अबायोटिक है। सोशल फॉर्म में अगर हम देखें एनवायरनमेंट का तो कम्युनिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, सोसाइटी हो गया, कल्चर हो गया जो अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा। और फिजिकली बात करें तो एटमॉस्फेयर हो गया, बायोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया। ठीक है, तो ये सब कंपोनेंट्स हो जाते हैं एनवायरनमेंट के। सॉरी। तो थैंक यू सो मच, ये पहला लेक्चर था। ये जो अभी हमने कंपोनेंट्स देखे हैं इनको हम वन बाय वन करके आगे टॉपिक्स हैं उनके साथ साथ हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज का सेशन जो पहला एनवायरनमेंट
पर के टॉपिक्स पर मैंने आपका लेक्चर प्रोवाइड कराया है, कैसा आपको लगा है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ जो बच्चे एनवायरनमेंट कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोर्स में अगर पढ़ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ मैं कहना भी चाहूँगा कि 9th का बच्चा हो, 10th का बच्चा हो, 11th 12th कोई भी बच्चा हो, सबके लिए एनवायरनमेंट की महत्वपूर्णता है। इसके लिए आप सबके साथ, क्योंकि हर कोर्स में इसकी अपनी महत्वपूर्णता है, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर करें जिससे कि सभी बच्चों तक ये मैटर पहुंच सके। ठीक है, यानी कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ये जो बच्चों का विश्वास है, बच्चों का जो नंबर बढ़ता है सब्सक्राइबर की फॉर्म में, उससे बहुत संतुष्टि होती है कि हाँ, बच्चे कहीं ना कहीं हम पर विश्वास बनाए हुए हैं कि सर जो मैटर दे रहे हैं उसी के हेल्प से हम कहीं ना कहीं सफलता जरूर प्राप्त करेंगे सॉरी। और इसका पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ एनवायरनमेंट के मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।